अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और मेरे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। सिद्दीक जान साहब, नए चीफ जस्टिस याया अफरीदी का पहला जो वर्किंग वीक था वो तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। अब इतलात हैं कि अगला हफ्ता जो है वो हुकूमत के लिए काफ़ी परेशान कुन साबित हो सकता है। क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? देखें, इस ये हफ़्ता भी हुकूमत के लिए कोई कम परेशानी वाला नहीं था, क्योंकि लेकिन ये ज़रूर है कि इस हफ़्ते हमने देखा ये जो हफ़्ता पूरा गुजरा है, यानी सोमवार से लेकर और जुमा तक जो वर्किंग डेज थे, इसमें याया अफरीदी साहब का ज़्यादा फोकस दो चीज़ों पे रहा। पहला उनका फोकस रहा इंतज़ामी ऑर्डर्स और इंतज़ामी मामलात, और वो इंतज़ामी मामलात जो काजी फाइज जैसा बहुत ख़राब कर गए थे। और लेकिन ये है कि हुकूमत के लिए हर दिन खौफनाक और ख़तरनाक था। बड़ी ख़तरनाक ख़बरें थी हुकूमत के लिए, चाहे वो कमेटी की तश्कील नो हो, मुनीब अख्तर साहब की कमेटी में वापसी हो, मंसूर अली शाह साहब के वीएन को अडॉप्ट करने की बात हो, केस मैनेजमेंट कमेटी वाला सिस्टम वाला, मंसूर अली शाह साहब का एडीआर कमेटी में वापसी हो, आयशा मलिक साहिबा और शाहिद वहीद साहब को उसका हेड बनना हो, मेंबर बनना हो, और 3 रिसर्चर्स की सुप्रीम कोर्ट में वापसी हो, फुल कोर्ट मीटिंग हो, उसका अलामिया हो, लाइव स्ट्रीमिंग के हवाले से कि तमाम कोर्ट्स की होगी वो मामला हो, जजेस के दरमियान इतफाक़ हो, काजी फाइज जैसा ग्रुप का बैकफुट पे जाना हो। मतलब ये सारी वो चीज़ें हैं। और फिर सबसे अहम जो हुकूमत के लिए मैं समझता हूँ कि एक था मामला, वो ये था कि हुकूमत पूरा एक बयानिया ये बना रही थी कि हम इसलिए जजेस की तादाद बढ़ाना चाहते हैं कि बैकलॉग है सुप्रीम कोर्ट में। 1000 केसेस के फैसले करके तकरीबन याया अफरीदी साहब ने और उनके जजेस ने ये बता दिया है कि भाई ये जजेस ही काफ़ी हैं। हाँ। और अगले हफ्ते तो 1000 से भी ज़्यादा केसेस लगे हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि मसला ये नहीं था कि जजेस कम हैं, ठीक है। और फिर देखें, टोटल 59-60 हज़ार केसेस थे ना भाई। अगर करना है तो आप 20 लाख 22 लाख जहाँ केसेस हैं उनका करें, वो पता ही है सबको कि बदनीयती है। लेकिन मैंने जिस तरह से अर्ज किया कि ये पूरा हफ्ता जो गुजरा है ना, वो था बदनीयती वाला। इंतज़ामी साइड पे जो बदनीयती थी काजी फाइसा की, उसको ख़त्म करने वाला। लेकिन जो नेक्स्ट वीक है ना, वो इसलिए हुकूमत के लिए ख़तरनाक है क्योंकि जो बेंचेस बनाए गए थे ना वो, और केसेस लगाए गए थे, वो 2 हफ्ते के लिए थे, या बेंचेस 2 हफ्ते के लिए बनाए गए थे। देखें कि याया साहब ने जब 26 को हलफ उठाया और 26-27 को जो उन्होंने केसेस लगाए वो 2 हफ्तों के लिए लगाए थे। एक हफ्ता गुजर गया, एक हफ्ता नेक्स्ट है। अब मसला क्या होगा? मसला यह है कि नेक्स्ट वीक में जुमेरात को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास होगा, क्योंकि 2 हफ्ते के लिए बेंचेस बने ना, 2 हफ्ते बाद तो दोबारा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास होना है। अब एक तो उसमें ज़ाहिर है 5-6 चीज़ें जजेस के सामने आएंगी। मसलन 26वीं आईनी तरमीम की पिटिशंस आएंगी, उस पर वो क्या करते हैं। दूसरा उनके सामने आएगा जो इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं किया, 12 जुलाई वाला फैसला, उसकी जो कंटेम्प्ट पीटीआई की एप्लीकेशन है वो आएगा उनके सामने। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस को चैलेंज करने वाला मामला आएगा। मिलिट्री कोर्ट्स वाला केस जल्दी लगाने के हवाले से आएगा। तो ये सारी चीज़ें उनके सामने आएंगी, तो उस पर वो क्या फ़ैसला करते हैं। और इसमें अगर आप इस वक्त मेरे सामने कैलेंडर नहीं है, 2-3 और यानी 4 नवंबर से वर्किंग वीक शुरू हो रहा है ना, या नहीं 3-4-5 से शुरू हो रहा है, नहीं सॉरी 4 से शुरू होगा, ठीक है। यानी आज हफ्ता है तो आज 2 है, 3-4 से शुरू होगा। 4-5-6-7-8 5 वर्किंग डे हैं, और ये 5 बहुत ख़तरनाक है हुकूमत के लिए। 5 वर्किंग डेज क्यों, मैं वजह बता देता हूँ आपको। पहली तो बात यह है कि हम ये कह रहे हैं कि अगले हफ्ते में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास होना ही होना है, होना ही होना है, बिल्कुल ठीक है। उसमें कोई केस बड़ा ना लगा दें, वो पहला ये हुकूमत के लिए ख़तरा है। दूसरा हुकूमत के लिए ख़तरा है 7 नवंबर, जब एटीसी के एडमिन जजेस को याया अफरीदी साहब ने बुलाया हुआ है, और जिस दिन वो 7 नवंबर को एटीसी के एडमिन जजेस के साथ बैठे होंगे, उस दिन 9 मई को गुजर चुके होंगे 548 दिन। और 9 मई के केसेस की जो कानून के मुताबिक डेडलाइन थी जिसमें उनको फैसला होना था, वो थी 18 अगस्त। और 18 अगस्त तक 9 मई के केसेस का फैसला होना था। तकरीबन जो दिन बनते हैं ना, जो एक एक्स्ट्रा दिन हो गए हैं, कानून से निकल गया है काम, वो 440 दिन है। वो जैसे हमारे दोस्त हैं ना साजिद गुंदल साहब, उनके थंबनेल्स के ऊपर लिखा होता है 440 वोट का धचका हुकूमत के लिए, ठीक है। तो 7 और 8 नवंबर 2 दिन है जब हुकूमत को 440 वोट का झटका भी लग सकता है, और 8 को बिजलियाँ भी गिर सकती हैं हुकूमत के ऊपर, ठीक है। दोनों दिन बड़े खतरनाक हैं। अच्छा, अब 7 को ये हो जाएगा। फिर इसी तरह से आप देखें कि 8 को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास है, उस पर हम बाद में आएंगे। फिर इसी तरह से नेक्स्ट वीक में एक और जो चीज़ है वो देखने वाली होगी कि हुकूमत जो है वो नेक्स्ट वीक में
जजेस की तादाद बढ़ाने वाला बिल जो है वो मंजूर करवाना चाहिए पार्लियामेंट से। अगर वो हो जाते हैं वो भी चैलेंज हो जाएगा। फिर इसी तरह से नेक्स्ट वीक में जो एक और चीज़ देखने वाली होगी वो होगी कि अभी तो रोज़ ही कोई ना कोई एक खबर नहीं आ रही है। और मैं बिल्कुल इसी तरफ आने वाला था, ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के अंदर जो 2 और जजेस लाने का जो हुकूमत का है वो, तो ये तो बराह रास्त तौर पर नए चीफ जस्टिस के साथ एक हुकूमत पंगे ले रही है ना। बिल्कुल ऐसी है। उसमें मैं आपको बताता हूँ, उस पर भी जाने से पहले जुडिशल कमीशन का इजलास भी ये बुलाना चाह रहे हैं नेक्स्ट वीक में। वो भी एक इशू होगा कि वो क्या इजलास हो भी सकता है नहीं हो सकता, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से अंसार अब्बासी साहब जो शरीफ ख़ानदान जिनको बड़ा पूछता है कि उनसे बड़ा कोई साफ़ी नहीं है, उनकी ये खबर है कि साबिक अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान से उनकी बात हुई है, जिसमें जो उन्होंने तासुर दिया ना, उससे तो पता चला है कि वो अशरफ साहब की बात कर रहे हैं जो नून लीग के अटॉर्नी जनरल थे। तो उन्होंने कहा है कि जी नहीं आप कर सकते, जुडिशल कमीशन का इजलास कर ही नहीं सकते जब तक आप 27वीं आईनी तरमीम ला के और इस फ्लॉ को दूर नहीं करते, क्योंकि आपने उसमें कह दिया है कि आईनी बेंच का सरबराह भी जुडिशल कमीशन का हिस्सा होगा। तो आईनी बेंच का सरबराह तो आपने लगाया ही नहीं है। या तो आप मतलब हाँ बिल्कुल, या तो आप उसी तरह का काम करते हैं ना जैसे मुजवजा जो तरमीम थी ना 26वीं आईनी तरमीम वाली जो पहला ड्राफ्ट था, उसमें क्या लिखा हुआ था कि पहली मरतबा आईनी बेंच का सरबराह लगाएगी हुकूमत, आगे फिर ये प्रोसेस होगा। या तो ऐसा करते ना कि पहला जुडिशल कमीशन पाकिस्तान यूं होगा, वो तो हुआ नहीं है। ये भी एक बड़ा एक मसला है। मतलब अभी तो वो जो जुडिशल कमीशन है वो भी इनकम्प्लीट है। वो तो चले हो जाएगा ना, लेकिन उसमें इनका आपस में भी लड़ाई है पीपल्स पार्टी और नून लीग की। फिर इसी तरह से देखें, ये अगर जजेस की तादाद बढ़ा देते हैं ये चैलेंज हो जाएगा। तो कहने का मकसद यह है कि बहुत ही अगला हफ्ता बड़ा खतरनाक है हुकूमत के लिए। और जब हुकूमत ने देख भी लिया कि अब तक जो कुछ जाहिर अफरीदी साहब ने किया है वो हुकूमत के हक में नहीं गया। अच्छा, अब इसके साथ एक और चीज़ अगर आप देखें, जो 8 का है ना, 8 नवंबर, वो इसलिए ख़तरनाक है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास है। अच्छा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास के जब ये खबर आई कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास है, तो हमारे बहुत से सीनियर्स जो हैं कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, जिसमें मतीउल्लाह जान साहब सर फहरिस्त हैं। मतीउल्लाह जान साहब ने एक व्लॉग किया था और उसमें ही उन्होंने मतीउल्लाह जान साहब ने ये निशानदेही की थी। उससे पहले किसी ने की हो तो मेरी नज़र से नहीं गुजरा, मेरी नज़र से मतीउल्लाह जान साहब का ही सबसे पहले गुजरा है। उन्होंने उस वक्त ये कहा था कि ये 8 वाला इंपॉर्टेंट इसलिए है, 8 नवंबर वाला, क्योंकि जब 6 जजेस के ख़त वाला मामला सुप्रीम कोर्ट में सुना जा रहा था तो याहिया अफरीदी साहब ने कहा था कि क्योंकि जजेस ने गाइडलाइन मांगी है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से, ओपन कोर्ट में इस केस को नहीं सुना जाना चाहिए, ये ठीक नहीं है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही उनको गाइडलाइन दे दे। अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सरबराह खुद याहिया अफरीदी साहब हैं। उस वक्त भी ये था कि ये हो सकता है, लेकिन अब जब वसीम मलिक साहब की ये खबर आ गई है कि 6 जजेस से मिले हैं याहिया अफरीदी साहब, तो अब तो ये कंफर्म हो गया है कि ये मीटिंग 6 जजेस के खत के मामले पर ही डिस्कस होना है, यानी कि ये मामला ये होना है, ठीक है। अच्छा, और फिर ये देखें ना कि देखिए याहिया साहब अगर हलफ उठाने के 15 दिन बाद कोई चीज़ करते हैं ना तो उसका इम्पैक्ट और था। जिस दिन आप हलफ उठा रहे हैं उसी दिन आप 6 जजेस को अपने घर पे बुला रहे हैं और आप चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब को नहीं बुला रहे, बड़ा खतरनाक है। ऐसे ही है। फिर ये देखें कि आमिर फारूक साहब का मामला एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पड़ा हुआ है, वो भी इंसाफ जो लेकर गई। अच्छा, वो ना अगर सिर्फ इमरान खान के इल्ज़ामात होते ना, फिर वो मामला ज़्यादा संजीदा नहीं था या संगीन नहीं था। हाँ बिल्कुल। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कहा जा सकता था कि यार ये तो इमरान खान के इल्ज़ामात हैं, गो के वो इल्ज़ामात ना होते, हकायक होते। वो इल्ज़ामात नहीं है, वो हकायक हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो सिर्फ इमरान खान की एक दरख्वास्त होती ना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, फिर कहा यार इमरान खान तो इल्ज़ाम लगाता रहता है या गलत इल्ज़ामात है, तहकीकात होनी है, एक ये आर्गूमेंट हो सकता था। बिल्कुल। लेकिन ये इमरान खान की कंप्लेंट नहीं है, उसमें सर जजमेंट लगी हुई है उसके साथ, टेरियान वाइट केस वाली, तारिक महमूद जहांगीरी साहब, अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब, समर रिफत इम्तियाज़ साहबा, उनकी जजमेंट जो है, जो सेकंड जजमेंट है जिसमें उन्होंने फर्स्ट जजमेंट को अपहोल्ड किया है, बिल्कुल, ठीक है। और उसमें उन्होंने बताया है कि जजमेंट वही है जो मोहसिन अख्तर कियानी साहब और अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब वाली थी, जजमेंट नहीं। हम तो ये बता रहे हैं कि वो जजमेंट ठीक क्यों है। उसके लिए जो उन्होंने 30-40 सफ़हात लिखे हैं ना आमिर फारूक साहब के कंडक्ट के ऊपर, वो सीधा सीधा आमिर फारूक साहब का मिसकंडक्ट ही उन्होंने लिखा है। बिल्कुल। कि आमिर फारूक साहब कैसे उस बेंच का हिस्सा थे, जब उनको पता चल गया कि फैसला ये हो गया है तो फैसले को बदलने के लिए वो बेंच से अलग हो गए। फिर कैसे उन्होंने बेंच तश्कील दिया जो नहीं दे सकते थे, मोहसिन अख्तर कियानी को नहीं निकाल सकते थे, कैसे उन्होंने इन्फ्लुएंस किया, कैसे वो उन्होंने असरअंदाज हुए, कैसे उन्होंने जुडिशल फैसले को बदलने के लिए अपना इंतज़ामी एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियार को इस्तेमाल किया। और एक चीफ जस्टिस ये नहीं कर सकता, एक जज ये नहीं कर सकता, जज इक्वल होते हैं, और मतलब तबाह कर दिया उन्होंने। अब वो सारा मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पेंडिंग है। अब इसमें यह भी आप देखें
कि आमिर फारूक साहब ने बेंच एक तहलील किया था प्रेस रिलीज के जरिए, ठीक है। जब ये ठहरियान केस की जजमेंट अपलोड करवा दी मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने, ठीक है, तो आमिर फारूक साहब ने उसको डिलीट करवाया वेबसाइट से और एक प्रेस रिलीज के जरिए कहा कि बेंच तहलील कर दिया गया है और चीफ जस्टिस नए बेंच की तश्कील करेंगे। अब ये मुद्दा जिस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने जाएगा, उस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर बैठे होंगे मंसूर अली शाह साहब, जो ये पहले एक नोट लिख चुके हैं, जिस नोट में वो कहते हैं कि जब चीफ जस्टिस एक बार बेंच बना देता है तो फिर चीफ जस्टिस वो बेंच तहलील नहीं कर सकता। वो जो साकिब निसार साहब और काजी फायजी साहब और मंसूर अली शाह साहब का एक बेंच था शावर में, और जिस बेंच को उन्होंने फिर तहलील किया था। तो अब इस सारी सूरत हाल में मेरा ख्याल है कि ये मामला ख़तरनाक हो सकता है आमिर फारूक साहब के लिए भी, और क्योंकि अगर आमिर फारूक साहब का मामला टेकअप होगा तो फिर आमिर फारूक साहब तो उसमें नहीं बैठेंगे, फिर जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम साहब बैठेंगे पेशावर हाई कोर्ट वाले, और आमिर फारूक साहब उसमें नहीं बैठेंगे। सिद्दीक जान साहब, आमिर फारूक साहब ने इतना तो अब जो है वो चीज़ें इस्टेब्लिशमेंट के हक़ में या हुकूमत के हक़ में की हैं, तो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं पर तो उन्हें रिलैक्स किया जाएगा। नहीं, वो मसला ये है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में हुकूमत का कोई रोल नहीं है ना, या इस्टेब्लिशमेंट का कोई रोल नहीं है। यानी देखें ना कि उसकी सरबराही कर रहे हैं या अफरीदी साहब, मुनीब अख्तर साहब हैं, मंसूर अली शाह साहब हैं, और एक वो हैं हाशिम काकर साहब। हाँ, हाशिम काकर साहब तो लग ये रहा है कि वो तो आमिर फारूक साहब की, जो वकला कहते हैं कि वो तो आमिर फारूक साहब के हक़ में जाएंगे, और वकला की राय ये है कि क्योंकि हाशिम काकर साहब जो हैं वो काजी साहब के करीब थे, और काजी साहब आमिर फारूक साहब के करीब थे, आमिर फारूक साहब काजी साहब के करीब थे, और बड़ी कुर्बत थी इन दोनों की, मतलब आमिर फारूक साहब की और काजी साहब की। और काजी साहब की लेगेसी को अगर कोई लेके चल सकता है तो वो आमिर फारूक साहब ही हैं। मतलब इस वक्त पूरी पाकिस्तान की जुडिशरी हाई कोर्ट्स में मतलब जो टॉप ऑफ द लिस्ट है वो आमिर फारूक साहब हैं, जो उसी बिल्कुल जो आइन की तशरीह काजी साहब की थी उस तशरीह के बराबर की अगर कोई आइन की तशरीह कर सकता है तो वो आमिर फारूक साहब ही हैं। तो हाशिम काकर साहब के बारे में तो वकला की राय है कि वो तो आमिर फारूक साहब के खिलाफ नहीं जाएंगे, लेकिन इश्तियाक इब्राहिम साहब जो हैं उनके बारे में है कि वो जा सकते हैं, मतलब वो जा सकते हैं। और अगर इश्तियाक इब्राहिम साहब चले जाते हैं और इधर से ये दोनों मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब चले जाते हैं खिलाफ आमिर फारूक साहब के, तो आमिर फारूक साहब के लिए तो इशू हो जाएगा। ठीक है, चाहे जाए कि वो ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जाए, वो तो हाई कोर्ट से भी फारिग हो जाएंगे, तो इसलिए उनके लिए भी एक सेंसिटिव है सिचुएशन। लेकिन बड़ी खबर ये आ सकती है कि अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल 6 जजेस के खत लिखने वाले 6 जजेस को ये इन्फॉर्म कर देती है कि हमने आपका मामला डिस्कस किया है और आपके मामले पे हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि अगर इस तरह का मामला हो तो आपके पास ये इख्तियार है, आप खुद कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू कर सकते हैं। तो जिस दिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ये कहेगी उससे अगले दिन ये 6 जज कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग का आगाज़ कर देंगे, मुझे ये लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, सिद्दीक जान साहब हमारे साथ मौजूद थे। ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है, इससे जुड़ी मजीद जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।